सबको प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आप सबके बीच में फिर से लेकर वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, वही मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। दोस्तों, हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी कर लिया है। अब हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से लेके डिस्चार्ज और रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच, ये सब जो है ये फर्स्ट पार्ट है जो हम लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा। और अब जो पढ़ रहे हैं वो है इसका फर्दर पार्ट, इसका एक सेकंड पार्ट है। तो एक्ट एक ही, लेकिन इसका एक पार्ट जो फाउंडेशन में नहीं है वो है स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो देयर आर 5 स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट: इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। उसमें से हम लोगों ने उठाया है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, कंप्लीट किया। अब उठा रहे हैं बेलमेंट एंड प्लेज। चलिए स्टार्ट करते हैं आप और हम बेलमेंट एंड प्लेज। Contract of bailment. A bailment is defined under section 148 as an act whereby goods are delivered by one person to another for some purpose on a contract that the goods shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. देखो ये बहुत बड़ा कर दिया, डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अगर अपन इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। देखो क्या है बेलमेंट? एक एक्ट, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला एक्ट नहीं है, ये वाला एक्ट नहीं, ये तो एक्ट का नाम है। एक्ट, एक्ट ने कार्य, एक ऐसा कार्य, एक हरकत। क्या हरकत या क्या कार्य? वेयर बाय, जिसमें गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन, गुड्स डिलीवर किए जाते हैं एक व्यक्ति के द्वारा। किसे? टू अनदर पर्सन। ठीक है, क्यों? फॉर सम पर्पस ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, और किस कॉन्ट्रैक्ट पे? दैट द गुड्स शैल, कि उन गुड्स को व्हेन द पर्पस इज ओवर या एकम्प्लिश, जब पर्पस पूरा हो जाए तो रिटर्न कर दिया जाएगा, या जैसा भी डायरेक्शन देगा उस डायरेक्शन के हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। जो भी बोला है वो कर दिया जाएगा। किसके डायरेक्शंस पे? ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, मतलब जिसने दिए थे वो ओरिजिनल ओनर। तो जो व्यक्ति गुड्स को डिलीवर करता है वो होता है बेलर, और जिसको डिलीवर किए जाते हैं वो होता है द बेली। द पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड बेली। ठीक है, चलो इसको मैं और डिटेल में समझाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट है बेलमेंट, हिंदी में बेलमेंट को कहते हैं निक्षेप। ठीक है, निक्षेप शब्द संस्कृत की क्षिप धातु से बना है। क्षिप बड़ी मजेदार है, धातु है ना, वर्ब, क्रिया। क्षिप का अर्थ होता है डालना, देना, है ना। क्षिपामी, पुष्पांजलि क्षिपामी, अपन पूजा वगैरह करते तो आता है। क्षेपण करना, पुष्प क्षेपण, पुजारी कहता है ना, पंडित अब पुष्पांजलि क्षेपण कीजिए, तो हाथ में फूल लेके चढ़ाते हैं। तो चढ़ाना यानी कि डालना या रखना। तो निक्षेप किसे कहते हैं? नी यानी अच्छी तरह से, क्षेप यानी क्षेपण करना यानी कि देना, यानी भली भांति प्रकार से जब एक व्यक्ति अपने गुड्स दूसरे व्यक्ति के पास रखता है या उसको देता है। अपने गुड्स को ओनर जब दूसरे व्यक्ति को अच्छे से देता है उसे कहते हैं निक्षेप। और किस कंडीशन पे? कि जब काम हो जाए तब वापस लौटा देना। ठीक, तो इसमें मेन बात क्या है? ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इस शर्त पे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे देता है क्या? कि वही गुड्स जो मैं तुझे डिलीवर कर रहा हूं, वही गुड्स तू क्या कर देना, जब तेरा पर्पस एकम्प्लिश हो जाए, जिस काम के लिए तू लेके जा रहा है, तो मुझे रिटर्न कर देना, या मैं जैसा बोलूं वैसा कर देना। मतलब मैं जिसको बोलूं उसको दे देना, या जो मैं बोलूं वो कर देना। ठीक, तो अब एक बात बताइए, बेलमेंट में कितनी पार्टीज होगी? 2 पार्टीज। एक वो जो ओनर है गुड्स का, दूसरा जो ओनर नहीं है लेकिन मांग के ले जा रहा है। ठीक है, या नहीं भी मांग रहा है, हो सकता है ओनर आगे होके दे रहा है। ठीक है, ओनर और नॉन ओनर। ओनर क्या कर रहा है? गुड्स को डिलीवर कर रहा है। तो देखना जरा यहाँ पे वर्ड क्या है, आर डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, मतलब ओनर की बात चल रही है। एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, मतलब किसने डिलीवर किया था? इसने ही। मतलब ओनर का रेफरेंस 2 जगह आया है, एक तो यहाँ
ये जो डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, ये ओनर की बात चल रही है, और दूसरा डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, ये भी ओनर की ही बात चल रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, किसे दिया जा रहा है? टू अनदर पर, वो अनदर पर्सन कौन है? नॉन ओनर। ठीक है, तो गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं, सबसे पहला वर्ड गुड्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं, तो गुड्स की ओनरशिप डिलीवर की जा रही है या गुड्स का पोजीशन डिलीवर किया जा रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रॉपर्टी इन गुड्स जाती है बिलमेंट में, वर्ड पकड़ना। प्रॉपर्टी इन गुड्स जाती है बिलमेंट में या पोजीशन इन गुड्स जाता है? दो ऑप्शन है आपके पास, ये या ये। प्रॉपर्टी इन गुड्स या पोजीशन इन गुड्स? प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी कि ओनरशिप जाती है, और पोजीशन इन गुड्स यानी सिर्फ पोजीशन जाता है। अब बताइए बेलमेंट में क्या जाता है? तो बेलमेंट में प्रॉपर्टी इन गुड्स नहीं जाती, सिर्फ पोजीशन इन गुड्स जाता है। ठीक, तो चलो, ओनर ने नॉन ओनर को, यहां देखना, ओनर ने नॉन ओनर को गुड्स का क्या दिया? ओनरशिप नहीं दी, सिर्फ पोजीशन दिया। किस पे? एक कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी कि एक शर्त पे, इस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कि वो नॉन ओनर उन गुड्स को यूज करेगा, या जो भी काम बोला है वो पर्पस, जो भी पर्पस है उसका, उस पर्पस को पूरा करेगा, और पर्पस पूरा होने के बाद जिस व्यक्ति ने गुड्स दिए थे उसको रिटर्न कर देगा, या फिर पर्सन डिलीवरिंग देम यानी कि ओनर जो भी डायरेक्शन देगा उन डायरेक्शन के हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर देगा। डिस्पोज ऑफ मीन्स जो भी उसका सॉल्यूशन है, निराकरण है, जो भी कहा गया है वो कर देगा। आया समझ? चल, तो अब यहाँ पे कुल पार्टीज कितनी हुई? पार्टीज दो हुई। एक हुआ बेलर, क्योंकि ये बेलमेंट है, इस पूरे को बेलमेंट बोलते हैं, तो जिसने बेल किया वो बेलर, और जिसको बेल किया वो बेली। रटने की जरूरत ही नहीं बच्चों। फिर से बोलू, जिसने बेल किया वो बेलर, जिसको बेल किया वो बेली। और अच्छे से समझ लेते हैं आप इसको। अच्छे से देख लेना वंस एंड फॉर ऑल। ओनर डिलीवर्स गुड्स टू नॉन ओनर। अब देखो अपन इक्वेट करेंगे, तो ओनर क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है, यानी कि ओनर ओनर कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है? बेलमेंट में। तो जो करता है वो अर, ये अपना सिंपल रूल, ऑफरर, प्रपोजर, प्लेजर, एम्प्लॉयमेंट देने वाला एम्प्लॉयर, उसी तरह बेल करने वाला बेलर, BILOR। ठीक, और जिसको किया जाता है वो ई, एम्प्लॉई, लेसर, लेसी, लीज पे लेता है जो, है ना। तो नॉन ओनर जो ओनर तो नहीं है लेकिन गुड्स यूज करने के लिए ले रहा है बेलमेंट पे, वो क्या बन गया? बेली। तो बेलर ने बेली को गुड्स दिए, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो ये ओनर शब्द को अब काट दो और नॉन ओनर को, और अब हम ये कह सकते हैं कि बेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बेली। तो बेलमेंट में क्या होता है? बेलर दैट इज द ओनर ऑफ द गुड्स डिलीवर्स द गुड्स टू बेली दैट इज नॉन ओनर। चलो, तो ये गुड्स तो डिलीवर करे, अब रिटर्न कौन करेगा? तो क्लियर कंसेप्ट है आपके, रिटर्न कौन करेगा? बेली इन गुड्स को रिटर्न करेगा। तो ये वाला जो एरो है ये रिटर्न का है, और ये वाला जो एरो है ये डिलीवर का है। अब बताओ इस छोटे से चार्ट में कंसेप्ट कितनी क्लियर होगी? तुरंत अगर रैपिड फायर खेल लूं, बताओ बेलर कौन होता है? ओनर। बेली कौन होता है? नॉन ओनर। यूज कौन करता है? बेली। बेलमेंट में होने के बाद यूज कौन करता है गुड्स को? बेली। पर्पस पूरा करने के लिए गुड्स को लेता कौन है? बेली। पर्पस पूरा होने के बाद लौटाता कौन है? बेली। लौटाता किसको है? बेलर को। लौटे हुए गुड्स कौन ग्रहण करता है? बेलर, है ना। ये हो गया, किसी भी एंगल से पढ़ लो, 3D 4D कैसे भी पूछ ले एग्जामिनर, कंसेप्ट हमारी क्लियर है। बेलमेंट का नाम निक्षेप, निक्षेप किस धातु से बना, एक एक कंसेप्ट की चीरफाड़। चलो, और मजेदार बात, एक लाइन और दी उन्होंने, और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। तो ये ओनर ही तो वो पर्सन था जिसने गुड्स डिलीवर किए थे, मतलब बेलर। ओनर इज इक्वल टू बेलर, यानी कि बेलर या तो गुड्स रिटर्न होंगे बेलर को, या बेलर जो बोले वो हो जाएगा। डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन मतलब वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। इसका एग्जांपल है कैरियर। देखना हाँ, ये ट्रक,
ठीक है भैया। ये ट्रक में बैठा ड्राइवर, ये ट्रक की बाहर की डिजाइन और इसके अंदर रखा है माल। अब ये ट्रक है ABC ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का, ABCTL, ABC ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम की कंपनी का। ठीक। और इस ट्रक में जो माल रखा है अंदर, यहाँ ताला लगा है, यहाँ ताला लगा है, ये जो माल रखा हुआ है, ये माल किसने दिया है? तो मिस्टर राम ने अपने गुड्स इस ट्रक में लोड करवाए हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है ABC ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को कि ये माल, ये अहमदाबाद में रहते हैं मिस्टर राम, ठीक है, ये अहमदाबाद में है, और उन्होंने कहा है ये माल मुंबई में मिस्टर श्याम को पहुंचाना है। अब देखो आप, राम क्या है? राम वो है जिसने गुड्स डिलीवर किए हैं। किसे? ABC ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को। जो इस गुड्स के ओनर है कि नॉन ओनर है? नॉन ओनर है। इनका ओनर कौन है? इनका ओनर तो राम है। तो ओनर ने, यानी कि जो डिलीवर कर रहा है उसने, यानी कि बेलर ने गुड्स क्या किए? बेलमेंट किया। किसे? किसी नॉन ओनर को। क्यों? फॉर सम पर्पस। याद आ रहा है? फॉर सम पर्पस। और किस शर्त पे? कि पर्पस जब पूरा हो जाएगा तो गुड्स रिटर्न कर देना, या फिर बेलमेंट में एक चीज होती है, डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर। तो डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर हो जाएगा यहाँ पे। तो राम ने कहा कि गुड्स में मैं तुझे दे रहा हूँ फॉर सम पर्पस, और यहाँ पर्पस क्या है? पर्पस है ट्रांसपोर्ट। एंड व्हेन द पर्पस इज ओवर, यानी कि गुड्स जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, मुंबई पहुंच जाए, तो गुड्स को क्या कर देना? रिटर्न। तो रिटर्न तो करना ही नहीं है, यहाँ पे रिटर्न करना पर्पस ही नहीं है। तो फिर राम ने, बेलर ने जो भी डायरेक्शन दी हो उसके हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर देना। तो राम ने बोला है कि शाम को दे देना, तो फिर जो तूने बोला है वो कर देंगे। फाइनल सोल्यूशन यानी डिस्पोज ऑफ, जो तू बोलेगा वो सोल्यूशन कर देंगे। तो सोल्यूशन, इसका हल क्या है? जो राम ने बोला है वो कर दो। तो राम ने बोला है कि मुंबई में जो श्याम है उसको दे देना, तो आपने शाम को दे दिया। इसका मतलब आपका बेलमेंट कंप्लीट हो गया। बेलर ने गुड्स दिए थे बेली को, और ये कहा था कि गुड्स पहुंचा देना, और बेली अगर उस व्यक्ति को पहुंचा दे, इसका मतलब बेली ने अपने बेलमेंट में जो जो कर्तव्य थे वो सब निभा दिए। डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर। आया बच्चों समझ? परफेक्ट। बेलमेंट की कंसेप्ट बस एक बार समझ ली, फिर तो सब इजी हो जाएगा। चलो भाई, वापस आते हैं अपने पेज पे। हम्म, हाँ, अब बेलमेंट कैन बी ग्रेटिशियस और फॉर रिवॉर्ड। तो बेलर बेली कंसेप्ट क्लियर? ठीक है। बेलमेंट में बी ग्रेटिशियस और फॉर रिवॉर्ड। बेलमेंट या तो ग्रेटिशियस हो सकता है या फॉर रिवॉर्ड। ग्रेटिशियस का अर्थ क्या है? फ्री। और फॉर रिवॉर्ड मतलब नॉट फ्री, जिसमें कुछ रिवॉर्ड इन्वॉल्व हो। ठीक। ग्रेटिशियस वर्ड GRATITOUS, ग्रेटिशियस। और फॉर रिवॉर्ड को हम बोल सकते हैं नॉन ग्रेटिशियस। नॉन ग्रेटिशियस, इसमें श कहीं भी नहीं है, SH, पर आपको मालूम है ऐसी बनती है प्रोनाउंसिएशन। अब देखो, इसका लैटिन रूट वर्ड है GRATUITOS, ग्रेट्यूटॉस। ग्रेट्यूटॉस इज द रूट वर्ड। इसी से वर्ड बना ग्रेचुटी। इसी से वर्ड बना हमारा अभी वाला वर्ड ग्रेट्यूशियस। ग्रेट्यूटॉस का अर्थ होता है फ्री या उपहार, जिसके लिए पैसा ना लिया जाए। ठीक। इसी से बना ग्रेचुटी, जो फ्री में आपको उपहार दिया जाता है। इतने साल की आपने नौकरी की तो हमने आपको उसके बदले में सैलरी दी, लेकिन ये जो हम अमाउंट दे रहे हैं ये एज ए गिफ्ट दे रहे हैं रिटायरमेंट में, तो इसीलिए उसको ग्रेचुटी बोलते हैं। और अगर बेलमेंट में कुछ भी पैसा ना लिया जाए तो वो फ्री बेलमेंट है। और फ्री यानी जिसका कुछ पैसा ना लिया जाए, यानी कि ग्रेट्यूशियस। रूट वर्ड है, लैटिन रूट वर्ड ग्रेट्यूटॉस। ठीक है। तो ग्रेटिशियस बेलमेंट मतलब जिसमें पैसा नहीं लिया जाता। अच्छा याद करो, बेलमेंट में कंसीडरेशन नहीं भी हो तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सेप्शंस टू नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी, बेलमेंट, पास्ट कंसीडरेशन, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, याद आ रहा हो तो, अग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, स्टैंडिंग इन नियर रिलेशनशिप, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड, एंड लव एंड अफेक्शन। अगर ये सारे एक्सेप्शन याद है आपको तो इन नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें से एक एक्सेप्शन था बेलमेंट। इसका मतलब बेलमेंट फ्री में भी हो सकता है, और फ्री का बेलमेंट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर मैं अपने दोस्त से, अब आते हैं एग्जांपल की लड़ी लगा के, अगर मैं अपने दोस्त से शर्ट मांग रहा हूँ किसी पार्टी में पहनने के लिए, तो ये बेलमेंट है। हाँ, मैं तो शर्ट ले रहा हूँ लेकिन बदले में उसको कुछ नहीं दे रहा हूँ, कैश वैश फीस रेम्यूनरेशन कुछ नहीं दे रहा हूँ। ठीक। इसका मतलब ये बेलमेंट है, कौन सा? ग्रेटिशियस। ठीक। आपने दोस्त से कॉपी लिया, तेरी कॉपी दे, कंप्लीट करना है, तो ओनर वो है,
गुड्स आपको दे रहा है फॉर सम पर्पस, एंड व्हेन द पर्पस इज ओवर गुड्स शैल बी रिटर्न बैक टू द ओनर। ये क्या है? ग्रेटिशियस बेलमेंट है। लेकिन आपने किसी श्रीनाथ जी टूर्स एंड ट्रेवल्स, ये बहुत फेमस है ना, ये बहुत जगह मिल जाएगा आपको, श्रीनाथ जी टूर्स एंड ट्रेवल्स। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इंदौर से गाड़ी करके श्रीनाथ जी जाते हैं दर्शन करने। तो श्रीनाथ जी टूर्स एंड ट्रेवल्स करके कोई गाड़ी वाला है, उससे आपने इनोवा गाड़ी किराए पे ली, 10 रुपये 12 रुपये किलोमीटर। तो आपने पेमेंट किया, कार ली फॉर सम पर्पस, एंड व्हेन द पर्पस इज ओवर गुड्स आर रिटर्न बैक टू द ओनर। लेकिन इसमें उसने आपको कार दी और आपने भी बदले में उसको पैसा दिया, यानी कि इसमें तो टू वे कंसिडरेशन था, दोनों ने एक दूसरे को कुछ लिया दिया, मतलब ये कंसिडरेशन वाला बिलमेंट था। तो बिलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर कंसिडरेशन होता है उसको बोलते हैं बिलमेंट फॉर रिवॉर्ड या नॉन ग्रेटिशियस बिलमेंट। और अगर कंसिडरेशन नहीं होता, कंसिडरेशन नहीं होता यानी फ्री में हो रहा है, उसे कहते हैं ग्रेटिशियस बिलमेंट, क्योंकि ग्रेटिशियस का अर्थ फ्री होता है और नॉन ग्रेटिशियस का अर्थ नॉट फ्री होता है। नॉट फ्री, नॉन ग्रेटिशियस और फॉर रिवॉर्ड एक ही बात है, और ग्रेटिशियस और फ्री एक ही बात है, कोई कंसेप्ट में झोल नहीं है। ठीक है बच्चा, विथ रूट वर्ड्स, चीर फाड़ के साथ। चलो भैया, अब डिलीमेंट के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक चीज, एक पॉइंट और है, अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में ऑल्सो अमाउंट टू डिलीवरी फॉर बिल। चाहिए, नीचे 2 पॉइंट है। अ पर्सन हु हैज कस्टडी विदाउट पोजीशन इज नॉट अ बेली। ये मैं समझा देता हूँ। हु हैज कस्टडी विदाउट पोजीशन इज नॉट अ बेलमेंट। कस्टडी विदाउट पोजीशन, वन हु हैज, तो फिर देर इज नो बिल। इसका रिजल्ट है। पूछो कैसे? तो कस्टडी में और पोजीशन में अंतर है। कस्टडी मतलब गुड्स फिजिकली किसी व्यक्ति को दिए हैं, फिजिकली ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन जिसको ट्रांसफर किए गए हैं उसको पता ही नहीं है कि उसके पास क्या है। ठीक। और पोजीशन में फिजिकली ट्रांसफर किए गए हैं, फिजिकल ट्रांसफर दोनों में कॉमन है, लेकिन जिसको किए गए हैं उसको पता है कि उसके पास क्या है। तो मैं कह सकता हूं कि पोजीशन, पोजीशन इज इक्वल टू कस्टडी प्लस नॉलेज। ठीक, या फिजिकल ट्रांसफर प्लस नॉलेज। जबकि कस्टडी इज अ मियर कस्टडी जिसमें फिजिकली ट्रांसफर होते हैं आपके पास गुड्स। उदाहरण देता हूँ, मेरे पास सोने की चेन है, वो मैंने अपने फ्रेंड को पहनने के लिए दी, चल ठीक है तुझे पार्टी में जाना है, पहन ले मेरी चेन। तो क्या मैंने गुड्स फिजिकली ट्रांसफर किए उसको? हाँ। और क्या उसको पता है कि उसके पास क्या चीज है? हाँ, उसको पता है कि उसके पास मेरी सोने की चेन है फॉर सम पर्पस, एंड व्हेन द पर्पस इज ओवर वो मुझे गुड्स लौटा देगा। तो बेची नहीं है मैंने उसको, गिफ्ट भी नहीं किए, वापस लौटा के देगा। ये क्या है? मेरे और उसके बीच में बेलमेंट है। ठीक, क्योंकि इसमें पोजीशन उसके पास गया, फिजिकल ट्रांसफर भी हुए गुड्स, मेरे पास से उसके पास गए, और उसको पता भी है कि उसके पास क्या है। ठीक, कस्टडी का एग्जांपल लेता हूँ। वही चेन मैंने अपने बैंक के लॉकर में जाके रख दी सेफली। जमाना खराब है भाई, चेन वैन चोरी हो जाती है, लोग गले में से चेन ही काट के ले जाते हैं। अच्छा, वो गला नहीं काटते हैं, कोई कोई लोग तो गला भी काट देते हैं। तो मैंने वो चेन बैंक के लॉकर में रख दी। अब बताइए, क्या ओनर के पास से गुड्स डिलीवर हुए किसी नॉन ओनर को? हाँ, बैंक को। फॉर सम पर्पस, हाँ, क्या पर्पस? सेफ कस्टडी, सेफली रखना। ठीक है। एंड व्हेन द पर्पस इज ओवर, जब मुझे लगेगा कि अब जरूरत नहीं है, मुझे पहनना है, तो गुड्स विल बी रिटर्न बैक, गुड्स मुझे वापस मिल जाएंगे। तो ये भी तो बिलमेंट है, क्योंकि सारे एलिमेंट बिलमेंट की डेफिनेशन के पूरे कर रहा है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बिलमेंट की डेफिनेशन में एक वर्ड था, पोजीशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड, और यहाँ पे बाकी सारे एलिमेंट सही हैं, पर पोजीशन ही ट्रांसफर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पोजीशन की डेफिनेशन है फिजिकल ट्रांसफर प्लस नॉलेज की क्या है, और बैंक को पता ही नहीं है कि लॉकर में क्या है। तो उनके पास मेरे चेन की कस्टडी तो है, फिजिकली तो उनके पास है, लेकिन उनको भी नहीं पता है, क्योंकि लॉकर में पर्सनली ऑपरेट करता हूँ। इसका मतलब बैंक लॉकर में ज्वेलरी या कुछ भी रखना, इसमें कस्टडी ट्रांसफर है,
पोजीशन ट्रांसफर नहीं है। और बेलमेंट का पहला एसेंशियल एलिमेंट है पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए। इसलिए बैंक लॉकर में ज्वेलरी रखना इज नॉट अ बेलमेंट, क्योंकि देर इज नो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, देर इज नो पोजीशन की डिलीवरी या पोजीशन इन गुड्स नहीं जा रहा है, इसलिए देर इज नो बेलमेंट। इतने अच्छे लॉजिक से समझ में आई चीज। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कीपिंग ज्वेलरी इन अ बैंक लॉकर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, करेक्ट और इनकरेक्ट, गिव विथ रीजन, गिव योर आंसर विथ रीजन, तो क्या बनेगा? कीपिंग ऑर्नामेंट्स इन बैंक लॉकर इज नॉट अ बेलमेंट बिकॉज पोजीशन ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड, ओनली कस्टडी इज ट्रांसफर्ड। ठीक, चल। या घुमा के क्वेश्चन पूछे AIR बच्चों के लिए, ऑल इंडिया रैंकर बच्चों के लिए, तो इंडिया में सिर्फ अपन करते हैं ये मेहनत, आपको पता ही है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि a transfer of custody is not transfer of possession, full stop, explain this statement in the light of contract of bailment। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ AIR बच्चे के लिए। आगे पीछे करके क्वेश्चन को 2-3 बार सुन लेना अच्छे से, और इसका आंसर लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना आप लोग, ठीक है? सर मैंने आंसर लिखा है, चेक करके बताइए। ठीक, अपने वाले बच्चे हैं सारे। चलो डन। अपने टॉपिक पे आते हैं। दो मिनट। ये था पहला एलिमेंट, क्या कि कस्टडी नहीं, पोजीशन जाना चाहिए तो ही वो कहलाएगा बिल। दूसरा पॉइंट था, एक मिनट यार बच्चों को खुल क्यों नहीं रहा है? टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अ ग्लिच। चलो आ गए भाई फाइनली। दूसरा है अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आल्सो अमाउंट टू डिलीवरी फॉर बेलमेंट। चलो क्या बोला था उनने कि बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ पोजीशन होती है। तो डिलीवरी तो 3 प्रकार की होती है, याद करो। डिलीवरी आपने पढ़ी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सिंबॉलिक डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और कंस्ट्रक्टिव वर्ड वही जो अपन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में पढ़ा है, कंस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्टिव का एडवर्बियल फॉर्म बनेगा कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि इसका नाउन फॉर्म कंस्ट्रक्शन बनता है। कंस्ट्रक्टिव का अर्थ होता है मानना या अर्थ लगा लेना, तो कंस्ट्रक्टिव मतलब मानना, मान लेते हैं, मान लेना कि डिलीवरी हो गई, मतलब जो एक्चुअल नहीं होती लेकिन मान लिया जाता है कि डिलीवरी हो गई, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आपने फाउंडेशन में जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा तब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के रूट वर्ड पे नहीं गए होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो कंस्ट्रक्टिव वर्ड कैसे बना? कंस्ट्रक्टिव से बना, जो अपन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पढ़ा था, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन वगैरह। और कंस्ट्रक्टिव से बना कंस्ट्रक्शन, उसी से बना कंस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव, जिसका अर्थ है वो डिलीवरी जिसका ये अर्थ लगा लिया जाता है या मान लिया जाता है, ठीक है, ऐसा अर्थ लगा लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं कि डिलीवरी हो गई। क्यों? क्योंकि एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन सामने वाले ने कह दिया है कि जब इच्छा हो आके ले जाना, मेरी तरफ से तो गुड्स पड़े हैं गोडाउन में, या मेरी दुकान पे रखें, आप आके ले जाना, तो ये उसकी तरफ से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और जब वो कोई चीज दे आपको, टोकन दे, समोसे की दुकान पे गए, आपने 10 रुपए दिए, उसने एक टोकन दिया, आप बाहर जाके टोकन दे के समोसा ले लेते हो, तो वो जो टोकन दिया है ना वो सिंबल। और जब समोसा आपके हाथ में आता तब एक्चुअली मैंने चाबी दी गोडाउन की, तो चाबी सिंबल है,
पर जब गोडाउन में से जाके गुड्स निकाल लोगे वो एक्चुअल डिलीवरी है ना। तो सिंबॉलिक अलग है। और कंस्ट्रक्टिव में मैंने मेरी तरफ से बोल दिया है, अब लेना नहीं लेना आपके हाथ में। मैंने फोन लगा के बोल दिया है कि भैया आ रहे हैं रामलाल, इनको दे देना। तो मेरी तरफ से आपको डिलीवरी हुई नहीं है, पर मान लो कि हो ही गई है, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक। तो बिलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स जरूरी है। तो कैसी डिलीवरी, एक्चुअल की कंस्ट्रक्टिव? बोले दोनों चलता है, एक्चुअल भी चलती है और कंस्ट्रक्टिव भी चलती है। बहुत अच्छा, परफेक्ट। चलो अब पढ़ते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिलमेंट। सबसे पहला, बिलमेंट में हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं तुझे गुड्स दे रहा हूँ, तू मुझे लौटाएगा या मैं जो बोलूंगा वो करेगा। इम्प्लाइड बिलमेंट कभी कभी होता है इन सम केसेस, जैसे कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, जहाँ पर मेरे गुड्स ऑटोमेटिकली किसी के पास चले जाते हैं बिना गए, मतलब मैंने भेजे नहीं है, अपने आप ही चले गए, क्योंकि मैं भूल गया तो वो उसको पड़े हुए मिल गए, तो मेरे पास से उसके पास ऑटोमेटिकली डिलीवर हो गए, किए नहीं गए। तो ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए तो ये भी इम्प्लाइड बेलमेंट है। तो इम्प्लाइड बेलमेंट का एक ही एग्जांपल है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अदरवाइज बेलमेंट इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो बेलमेंट इज 99% एक्सप्रेस। ओनली इफ देर इज a case of finder of lost goods, then it is a bailment by implied contract. It is also a bailment, finder of lost goods, but implied contract. फिर बेलमेंट किसका होता है? तो देखो आप ऊपर डेफिनेशन में सेक्शन 148 में, वेयर बाय गुड्स आर डिलीवर्ड। तो गुड्स तो मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन वही है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में थी। गुड्स मींस ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर मैं अपने दोस्त को अपने वेयर हाउस की चाबी दे के जाता हूँ कि मेरा वेयर हाउस संभाल लेना, मेरा फार्म हाउस संभाल लेना, मेरा घर संभाल लेना, या मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरी जमीन है, इसको संभाल लेना, जरा इसकी देखभाल कर लेना। तो ओनर दे रहा है नॉन ओनर को पोजीशन फॉर सम पर्पस, केयर टेकिंग, एंड व्हेन द पर्पस इज ओवर, जब मैं आऊंगा तो मुझे वापस दे देना मेरा मकान, फार्म हाउस, वेयर हाउस या जमीन। तो ये तो बेलमेंट हो गया। नहीं, सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज नहीं है, क्या? गुड्स नहीं है। और गुड्स का ही बेलमेंट होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग स्टॉक इन शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स, बट डज नॉट इंक्लूड मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स। इसका मतलब मैंने किसी को चेक रखने के लिए दिया, एक्शनेबल क्लेम है, गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, मतलब बेलमेंट नहीं होगा। बैंक में पैसे जमा कराए, बेलमेंट नहीं है, क्योंकि मनी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता है। किसी को पैसे उधार दिए फॉर सम पर्पस, पर्पस पूरा होने के बाद मुझे वापस दे देगा, बेलमेंट नहीं है। किसी को अपने पैसे रखने के लिए दिए कि यार मैं खेलने जा रहा हूँ, तो जेब जरा फटी है मेरे, या बहुत ढीली जेब है, कुछ भी गिर जाएगा तो तू रख ले, वापस लेता हूँ। बैटिंग करते करते अपन अपना मोबाइल दोस्त को देते हैं ना, तो मोबाइल अगर दोस्त को दिया है कि तू संभाल, मैं बैटिंग करके आता हूँ, ये बेलमेंट है। लेकिन कैश जो दिया है वो बेलमेंट नहीं, क्योंकि बेलमेंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स का होता है, और मनी और एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। ठीक, कंसेप्चुअली क्लियर? क्या क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी ना, बच्चा तैयार। फिर इट रिक्वायर्स टेम्परेरी डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब वो डिलीवरी चाहे एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव, अपन ये जानते हैं। परमानेंटली कर दी तो गिफ्ट हो जाएगी, या परमानेंटली कंसिडरेशन लेके करी तो सेल हो जाएगी। दो ही चीज है। बिना कंसिडरेशन लिए परमानेंटली करी तो गिफ्ट, कंसिडरेशन लेके परमानेंटली करी तो गिफ्ट, तो सेल। और ना सेल की बात चल रही ना गिफ्ट की। आया समझ में? इसमें तो जो चीज गई है वो वापस आएगी। बेलमेंट में एक ही रूल है भाई। अब तो शाहरुख खान का डायलॉग है, बेलमेंट में गुड्स जाके वापस आते हैं कि नहीं आते हैं? बोले हाँ वापस आते हैं, या जिसको मैं बोलता हूँ उसके पास वापस आते हैं, मतलब एक तरीके से मेरे पास ही वापस आते हैं, डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शंस। तो अगर ऐसा है, इसका मतलब शाहरुख खान भाई का कहना बिल्कुल सही है कि अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दो, और अगर वो लौट कर आ जाए तो समझो वो तुम्हारा है, और लौट कर ना आए तो समझो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और चूंकि बेलमेंट में ओनर के पास से गुड्स जा रहे हैं, तो मैं ओनर हूँ भाई, इसका मतलब गुड्स मेरे हैं, तो जो मेरा है वो तो लौट के आएगा ही आएगा। इसलिए बेलमेंट में गुड्स लौट कर आते ही हैं। इसका मतलब बेलमेंट में डिलीवरी परमानेंट नहीं होती है, बेलमेंट में डिलीवरी टेम्परेरी। रिवर्स लॉजिक। शार्प माइंड के बच्चे हो यार। चल, फिर इन अ बेलमेंट ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड।
क्वाइट ऑब्वियस। अगला, गुड्स इस कंडीशन पे दिए जाते हैं कि दे आर टू बी रिटर्न्ड इन स्पीशी। स्पीशी यानी उसी नस्ल वही गुड्स आपको लौटाने हैं, सिमिलर नहीं, वही गुड्स ओरिजिनल फॉर्म में, या फॉर्म बदल भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ लिखा है वैसे ओरिजिनल फॉर्म, लेकिन कोई जरूरी नहीं, ये तो मेरे नोट्स हैं, ये मिसप्रिंट हो सकती है। द वेरी गुड्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म और ऑल्टर्ड फॉर्म, स्लैश लगा के लिखना भूल गया टाइपिस्ट, और ऑल्टर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल की लड़ी लगानी है, अभी अपन ग्रुप जाओ, नीचे आई रहे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, भाई मैंने अपनी गाड़ी सुधरने दी, तो पूरी क्रश हो चुकी है एक्सीडेंट में, तो मैंने सुधरने दी, गाड़ी का ओनर मैं, ओनर ने नॉन ओनर को दी फॉर सम पर्पस रिपेयर्स, एंड व्हेन द रिपेयर्स इज ओवर गुड्स विल बी रिटर्न बैक। तो क्या ओरिजिनल फॉर्म में, जिस फॉर्म में मैंने दी थी? नहीं, फॉर्म बदल के आएगी, लेकिन गाड़ी वही आएगी। वो कहेगी साहब आपकी हीरो होंडा गाड़ी है, तो मैं हीरो होंडा की दूसरी गाड़ी आपको दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं, ये बिलमेंट ही नहीं है, तो बिलमेंट का ब्रीच हो जाएगा। बिलमेंट में लौट के वही गुड्स आएंगे। ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इंसान गुड्स नहीं होते, इंसान तो इंसान होते हैं, उनका बिलमेंट भी नहीं होता है। कंसेप्ट बिल्डिंग का एग्जाम्पल, कि आपने अपनी पत्नी को राखी के समय उसके मायके भेजा, भाई को राखी बांधने, तो ओनर आप हो, पत्नी के स्वामी, भारतीय परंपरा में स्वामी बोलती है महिलाएं, ठीक है, और ओनर ने अपनी वाइफ को भेजा, तो गुड्स ट्रांसफर हुए फ्रॉम ओनर टू नॉन ओनर फॉर सम पर्पस। कलाई पे राखी बांधना, कलाई पे राखी बांध दी, पर्पस इज ओवर, तो गुड्स आर टू बी रिटर्न बैक। तो आपके साले ने कहा कि बहन तू थोड़े दिन और रुक, क्या कुछ बात तो हो नहीं पाती अपनी, और जो छोटी बहन है, मतलब आपकी साली, उसको भेज दिया। खैर इस केस में तो चला लेंगे आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और ना चलाएंगे, और किसी को भी नहीं चलेगा। मतलब हस्बैंड को शायद चल भी जाए किसी, पर बाकी वो तो किसी को भी नहीं चलेगा। तो बताइए मुझे, सिमिलर गुड्स है, बोले सर वही नस्ल है, उसके भी वही माता पिता है, थोड़ी थोड़ी दिखती भी दीदी जैसी है। बोले नहीं यार, सिमिलर गुड्स नहीं चलेंगे, वही गुड्स चाहिए, हाँ फॉर्म बदल जाएगा चलेगा। तो वो दीदी गई थी, फिर वहां गिर गई, तो गई तो सही सलामत थी, हाथ में फ्रैक्चर लेके आई, चलेगा। फॉर्म बदल जाए चलेगा, ओरिजिनल फॉर्म में आए चलेगा, लेकिन गुड्स वही आएंगे, वही स्पीशी। यहाँ स्पीशी का अर्थ नस्ल मत लगाते हुए, वही स्पेसिफिकली, स्पेशली वाला अर्थ लगाना, वही गुड्स रिटर्न करना है, ठीक है। और या फिर जो भी डिस्पोज ऑफ करने का बोले वो करना है। चलो, डिस्पोज ऑफ कैसे करेगा कि भाई चल मेरे को रिटर्न मत करना, गाँव में मम्मी पापा के पास छोड़ देना, अगर किसी के माता पिता गाँव में रहते हैं तो वहाँ थोड़े दिन सेवा कर लेगी, ये हो गया भाई। फिर सेवा वेवा आजकल कोई करता नहीं, क्या दिल दुखाने वाली बात कर रहे हो यार सर। चलो, जमाना बहुत बदल गया है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी हेल्ड फॉर द बेलर्स यूज। देखो, ये बेलमेंट के अलग अलग प्रकार, ये सब बेलमेंट है, ये भी एक प्रकार का बेलमेंट है, ये भी सब, ये सारे बेलमेंट के प्रकार है। देख लें एक एक नाम, इनसे उदाहरण बन जाएंगे बहुत सारे। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी हेल्ड फॉर द बेलर्स यूज। बेलर के यूज के लिए, बेलर का यूज क्या है जरा देखना। रामलाल के घर में एक कुत्ता है, टॉमी, और रामलाल का काम पड़ा है बाहर जाने का 10 दिन के लिए। तो रामलाल श्यामलाल से बोलता है मेरा कुत्ता संभाल लोगे क्या यार 10 दिन के लिए? बोले ठीक है। तो बताओ कुत्ता किसका है? रामलाल का। तो गरज किसकी? रामलाल की। तो यूज किसका है? बेलर का। आया समझ यहाँ पे? खिलाएगा पिलाएगा कौन? बेली। ठीक है, रिश्ते हैं उनके इतने मधुर कि वो पैसे नहीं मांगेंगे, और मांग भी सकते हैं। वो कहेगा ठीक है यार मैं खर्चा उठा लूंगा, बाद में जो भी खर्चा हो बता देना, क्या खिलाया पिलाया आपने, पर रख लो। बोले ठीक है रख लेंगे। घर में छोड़ के जा नहीं सकते, कुत्ते को खंबा लगता है ना। इंसान को जब खंबा लगता है तो बॉडी में लिक्विड अंदर जाता है खंबे से, खंबे से अंदर जाता है। कुत्ते को जब खंबा लगता है, तो खंबा जब लगता है तो बॉडी के अंदर से लिक्विड बाहर आता है। दिस इज समथिंग यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर, है ना। जब मेरे एकदम बोलते बोलते बात करते करते आपके लिए निकल गया। चलो, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी हेल्ड फॉर बेलर्स यूज। तो यहाँ पर बेलर, कई बार बेली का यूज होता है तो भी बेलमेंट होता है, कई बार बेलर का यूज होता है तो भी बेलमेंट होता है। यहाँ पे गरज या काम किसका है, यूज किसका है, पर्पस किसका है? बेलर का है। सर कुत्ता गुड्स की डेफिनेशन में आ रहा है क्या? जीवित प्राणी, हाँ। लाइव स्टॉक, गाय बैल गधा घोड़ा, ये सारी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इसमें जा रहे हैं।
गुड्स की डेफिनेशन में जा रहे हैं, खरीदे बेचे जाते हैं लाइक गुड्स मार्केट में। पिग वाला एग्जांपल पढ़ा है आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, पिग्स वर सोल्ड, गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, तभी तो एग्जांपल लिया था उनका, है ना, मर्चेंटेबल क्वालिटी में। चलो फिर है गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्जेस, शर्ट लिया था दोस्त से फॉर हिज ओन यूज, दोस्त के यूज के लिए, लेकिन पैसा नहीं लिया था, फ्री था, तो भी बेलमेंट है। किराए पे कार ली थी हमने श्रीनाथ जी टूर्स एंड ट्रेवल से, हायरिंग ऑफ गुड्स, इंदौर में रामबाग में नटराज वाले की दुकान है, जहाँ से अलग अलग, नटराज नाम से ही क्लियर है, नाटक के लिए ड्रेसेस मिलती हैं अलग अलग रोल प्ले करने के लिए, बेलमेंट है। गाड़ी या कोई भी गुड्स रिपेयर के लिए देना, मोबाइल, गाड़ी, टीवी, विदाउट एनी रेम्यूनरेशन या विथ एनी रेम्यूनरेशन, तो भी बेलमेंट है, चाहे ग्रेट्यूशियस हो या नॉन ग्रेट्यूशियस हो, सामने वाला फ्री में सुधार रहा है, आपका दोस्त है तो भी बेलमेंट है। पैसा ले रहा है मैकेनिक, तो भी बेलमेंट है। और डिलीवरिंग गुड्स फॉर कैरियज, कैरियज पे माल देना ट्रांसपोर्टर को, अपन एग्जांपल लिया था, वो भी बेलमेंट है। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ बेलमेंट। आया समझ, पक्का पक्का एकदम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो अगली हेडिंग बड़ी आसान, बेलर्स ड्यूटीज एंड राइट्स। इसकी ड्यूटी, बेलर की ड्यूटी ठीक है, बेलर की क्या ड्यूटीज है, देखते हैं जरा 2 मिनट। चलो तो बेलर की ड्यूटीज और राइट्स दोनों देख रहे, तो पहले देखते हैं ड्यूटीज। पहली ड्यूटी है बाउंड टू डिस्क्लोज द बेली द फॉल्ट्स इन द गुड्स, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, to disclose the faults in the goods, to disclose the faults in the goods to the bailey। तो बेलर की ड्यूटी है कि वो बेली को गुड्स में जो भी फॉल्ट है वो डिस्क्लोज कर दे, ठीक है। अच्छा मजेदार बात यह है कि इसमें 2 केस बनेंगे, और 2 × 2 4 बन जाएंगे, क्योंकि 2 तरह के बेलमेंट है, ग्रेट्यूशियस और नॉन ग्रेट्यूशियस। तो देखना है, ये सिर्फ अपन कर रहे हैं, 2 केस बनाना इस वाले सेक्शन में, इस पॉइंट में। एक तो ग्रेट्यूशियस बेलमेंट यानी कि फ्री, और दूसरा नॉन ग्रेट्यूशियस। एग्जैक्टली उल्टा है ना, जहां नॉन है वहां पर नॉट फ्री, ऐसा कर लो, नॉन वाले में नॉट है और ग्रेट्यूशियस फ्री है, ये 2 तरह के बिलमेंट है। अब इसमें 2 भेद बनाओ, द फॉल्ट वॉज नोन, द फॉल्ट वॉज अननोन। नॉन ग्रेटिशियस में द फॉल्ट वॉज नोन एंड द फॉल्ट वॉज अननोन। क्या अननोन? फॉल्ट, सब में फॉल्ट। और अब प्योर लॉजिक, ठीक, प्योर लॉजिक, बैठने की जरूरत ही नहीं। ग्रेटिशियस है मतलब फ्री है, मतलब बेलर आपसे पैसे नहीं ले रहा है ना, बेलर पैसे नहीं ले रहा है, और बेलर के गुड्स में डिफेक्ट है। जैसे मेरे दोस्त ने मुझसे हैरी पॉटर की बुक ली पढ़ने के लिए, तो मैं बेलर हुआ, वो बेली हुआ, उसने पढ़ने के लिए ली, फ्री में ली, मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ उससे, किराया नहीं ले रहा हूँ बुक का, तो बताओ कौन सा बिलमेंट है, ये वाला, ग्रेटिशियस। मेरी बुक के बीच के 4 पन्ने किसी ने फाड़ दिए थे, मे भी लास्ट टाइम किसी को दी थी मैंने, तो उसने फाड़ दिए थे बीच के कुछ 4 इंपॉर्टेंट पन्ने, उसको कोई समोसा रख के खाना था, कागज नहीं मिल रहा था, तो उसने मेरी बुक के 4 पन्ने फाड़ के खा लिए, अब मुझे पता भी नहीं है बात। तो बताइए बेलमेंट कौन सा है, मैंने इस बार उसने मुझे वापस कर दी थी बुक, अब की बार मेरे किसी दूसरे दोस्त ने मुझसे बुक ली है पढ़ने के लिए, तो अब ये जो बेलमेंट है इसमें मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, तो ये ग्रेट्यूशियस बेलमेंट है, यानी कि फ्री में है। और गुड्स में फॉल्ट है, हाँ गुड्स में फॉल्ट है, बीच के 4 इंपॉर्टेंट पेज नहीं है, पूरी स्टोरी की 12 बज जाएगी, समझ में नहीं आएगा फिर क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट सस्पेंस था जहाँ पे क्लियर हो रहा था। तो वो फॉल्ट मुझे नोन था कि अननोन था? अननोन था। तो एक तो मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, और दूसरा मुझे पता भी नहीं है यार कि इसमें कोई फॉल्ट है, तो इस केस में मैं नॉट लायबल हूँ। देखना हाँ, मैं कलर का सही प्रयोग कर रहा हूँ, जहाँ आप गलत नहीं हो वहां सब आपके लिए अच्छा है। नॉट लायबल कौन? बेलर नॉट लायबल। लेकिन अगर उसको फॉल्ट नोन था, नोन था, पता था,
तो फिर अगर कोई नुकसान होता है, चलो ये तो बुक वाले में तो क्या खैर कोई नुकसान होगा, पर मान लो गाड़ी होती है और गाड़ी के ब्रेक फेल होते तो अगर नॉन फॉल्ट है तो मैं लाइबल होऊंगा। भले ही मैंने पैसा नहीं भी लिया हो, लेकिन फॉल्ट पता था तो गलती मेरी, फिर मुझे बताना था, है ना। यानी कि फॉल्ट मुझे क्या करना था, या डिफेक्ट जो भी था गुड्स में वो डिस्क्लोज करना था बेलमेंट। अब नॉन ग्रेटिशियस मेरे दोस्त ने तो नहीं, अब मैंने गाड़ी दी किराए पे, इनोवा गाड़ी किसी को, श्रीनाथ जी टूर्स एंड ट्रेवल्स, चलो मैंने किराए पे ली श्रीनाथ जी टूर्स एंड ट्रेवल्स, और पैसा दे रहा हूँ, फ्री में तो नहीं ले रहा हूँ, मतलब नॉन ग्रेटिशियस बिलमेंट है, यानी नॉट फॉर फ्री। और उनको पता ही नहीं है कि उनकी गाड़ी के ब्रेक पहले से फेल है। तो बताओ फिर अगर मुझे कुछ होता है तो वो लायबल है कि नहीं? बोले हाँ लायबल है, क्योंकि तुम पैसे ले रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि चेक करके दो गाड़ी। अब सर वो बाद में फेल हो जाए तो ठीक है, ये प्रूफ करने की बात है कि वो बाद में हुई कि पहले हुई। अपन थोड़ी देर के लिए प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि पहले से ही ब्रेक फेल था, हम लेके गए गाड़ी, 15 मिनट बाद जब पहली बार ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी वहीं से ही फेल था। ठीक, सर वो कह दे कि नहीं ये तो तुमने चलाई उसके बाद ही हुई, मैंने तो चेक करके दी थी, नहीं, ऐसे कुतर्क नहीं चलेंगे, है ना। एग्जाम्पल में कुतर्क नहीं कर सकते अपन। ठीक, आपको लगता होगा कि ये जेन्युइन क्वेश्चन है, पर ये जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इस पार और उस पार की बात कर सकते हैं लॉ में, देर इज ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। इसके बीच का जो कुछ भी है वो फिर कोर्ट में जाता है और एविडेंसेस से प्रूव होता है, और फिर उन परिस्थितियों को हम अभी से प्रिज्यूम नहीं कर सकते, है ना। नहीं तो हम पढ़ ही नहीं सकते, हर जगह हमको रुकना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया? या फिर आप मेरे पास आओ तो अपन CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ते ही हैं एविडेंस एक्ट, तो फिर वहां एविडेंस पे चर्चा कर सकते, तब ये कंसेप्ट छूट जाएगा और सिर्फ एविडेंस में घुस जाएंगे। तो लॉजिक समझ में आ रहा है ना पढ़ने का? तो अगर आपके दिमाग में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो गिल्टी फील मत करो, ठीक है, आप बच्चे हो, ऐसी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी आती है, अभी आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, मुझसे भी आगे जाओगे आप, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत इंटेलिजेंट और शार्प होते जाओगे दिन पे दिन इन कंसेप्ट और लॉजिक्स के साथ, लेकिन प्रिज्यूम करके चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक, अब मुझे पता था इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके दिमाग में, पर अपन मान के चलते हैं कि उसको फॉल्ट पता नहीं था, और अपन ने उसकी बात मान ली कि पता नहीं था, और उसने भी मान लिया है कि गुड्स में पहले से ही डिफेक्ट था। ठीक है सर, सॉरी सर, मानते हैं, हाँ ठीक है हमारी गलती हुई, चेक नहीं किया, तो लाइबल है। ठीक, फॉल्ट नोन था, उसको पता ही था, चेक कर चुका था वो, फिर भी उसने कहा चलो किराया मिलेगा, देख लेंगे यार, कुछ भी नहीं होगा यार, संभाल लेगा, एक्सपीरियंस ड्राइवर है, सर चला लेंगे, उसके बाद भी उसने मुझे गाड़ी दी, तो लाइबल है ही है, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो कितने केस बने? ग्रेटिशियस नॉन ग्रेटिशियस, दोनों के दो केस, फॉल्ट नोन अननोन, फॉल्ट नोन अननोन, तो कुल कितने केस हो गए? 4। ग्रेटिशियस नोन, ग्रेटिशियस अननोन, नॉन ग्रेटिशियस नोन, नॉन ग्रेटिशियस अननोन, और इन 4 में से 3 में लाइबल है बेलर, सिर्फ एक में लाइबल नहीं है। कहाँ? जहां बेचारे को एक तो पहली बात पता नहीं है, दूसरी बात वो कौन सा पैसा ले रहा है, तो जहाँ दोनों चीजें बेलर के फेवर में जा रही है, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया यार, एक तो उसने जानबूझ के नहीं किया, दूसरा वो कौन सा पैसा ले रहा है आपसे, फिर भी माथे चढ़ रहे हो, इसलिए दोनों ही चीजें बेलर के फेवर में, इसलिए वो वहां लायबल नहीं है। जहां कोई एक या दोनों ही चीजें बेलर के फेवर में नहीं है, गलती है कि तूने फॉल्ट को चेक नहीं किया या डिस्क्लोज नहीं किया, तो बेलर लायबल है। इस पॉइंट का इतना जबरदस्त इंटरप्रिटेशन सिर्फ अपन ने किया है पूरे इंडिया में, इस गारंटी के साथ। ठीक, चलो ट्राइंग टू मेक इट इन सच ए वे कि आपको जो आपकी क्लासरूम स्टडीज हैं उसकी अखरे ना कि यार हमने क्लास में नहीं पढ़ा, तो उतनी पूरी जी जान लगा के हम इसको पढ़ रहे हैं, कहीं भी हम घास काटने की काम नहीं कर रहे बच्चे लोग, आराम से बैठ के कर रहे हैं इसको। चलो, तो ये हो गया पहला पॉइंट। इन केस ऑफ हायर, हायर मतलब क्या? किराए पे लेना, मतलब नॉन ग्रेटिशियस, यहाँ हायर का अर्थ नॉन ग्रेटिशियस ही तो है, लॉजिक से लगा लेना, और उसी का इंटरप्रिटेशन है पूरा नीचे। Where goods are given to the bailee to be kept, carried out, to be worked upon, and the bailment is gratuitous, तो बेलर की जिम्मेदारी है कि जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस लगे हैं बेली को वो तो रीइंबर्स करे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने मेरे दोस्त को गाड़ी रिपेयर करने के लिए दी, इज ए मैकेनिक, तो वो ग्रेटिशियस बेलमेंट है, फ्री में रिपेयर कर रहा है, लेकिन जो खर्चे उसकी जेब से लगे हैं वो तो बेलर की ड्यूटी है ना कि वो रीइंबर्स करे। उसने इंजन ऑयल डाला है, कुछ वायर डाले हैं, हेडलाइट फूट गई थी तो वो लगाई है,
तो चलो उसने जो मेहनत की उसका पैसा तो नहीं ले रहे ग्रेटिशियस बिल में, लेकिन जो चीजें अपनी जेब से खर्चा करके वो भी कहीं से खरीद के लाया है दुकानदार से और फिर फिट किए, तो जो खर्चा उसको एक्सपेंस हुआ है, जो एक्सपेंस इनकर हुआ है किसको, हिम यानी कि किसको, बेली को यानी कि रिपेयर करने वाले को, वो तो रिइम्बर्स करना ही पड़ेगा ना। कौन करेगा रिइम्बर्स? बेलर करेगा, बेलर की ड्यूटी है। इजी। और जहां नॉन ग्रेटिशियस हो वहां तो वैसे ही पूरा मांगेगा आपसे, कोई बात ही नहीं थी। ठीक। अगला है, इफ द बेलर वॉज, ये काट दो टू, यहाँ पे टू की जगह आएगा नॉट। इफ द बेलर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बिलमेंट और टू रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव डायरेक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ देम, तो उसको ही मस्ट कॉम्पेंसेट, he must compensate the bailey for any loss which the bailey may sustain in consequence thereof। thereof यानी उसके, consequence यानी कारण, तो उसके कारण, किसके कारण बता रहा हूँ, सस्टेन मतलब हुए या हो सकते हैं। देखो, मेरे दोस्त का कैलकुलेटर बेंच पे पड़ा है, मैंने वो उठाया और एक लड़की है क्लास में जो मेरी क्रश है, मैंने, उसने मुझसे मांगा कि कैलकुलेटर दे दे तेरा 10 मिनट के लिए। मैं तो कैलकुलेटर लाता ही नहीं, अपना पढ़ने लिखने से दूर दूर का नाता नहीं है। तो अपन अब दोस्त का ही पढ़ा था, तो मैंने ऐसे उठा लिया कैलकुलेटर दोस्त का और बोला ये ले मेरा कैलकुलेटर, जा कर ले सम अकाउंट्स का। तो भाई क्या मैं इसमें बेलर बना? हाँ मैं बेलर बना और वो बनी बेली। और मजा ये है कि मैं जो बेलर बना हूँ इस ट्रांजेक्शन में, मेरे को ये बेलमेंट करने का एंटाइटल्ड ही नहीं था, यानी कि राइट ही नहीं था। तो इस ट्रांजेक्शन में मैं बेलर वो बेली, लेकिन बेलर इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बिलमेंट, या मैं रिसीव बैक करने के लिए भी एंटाइटल नहीं हूँ, या उन गुड्स के संबंध में कोई डायरेक्शन देने के लिए भी एंटाइटल नहीं हूँ। तीनों ही चीज है ना। ना मैं ये बिलमेंट करने या गुड्स वापस लेने या इन गुड्स के रिस्पेक्ट में कोई डायरेक्शन देने के लिए एंटाइटल नहीं हूँ। ठीक, फिर भी मैंने ये बिलमेंट करा। मजा ये है कि जब मेरा दोस्त आया और उसने देखा कि वो कैलकुलेटर तो श्रेया के पास है, तो वो गया और उससे छीन लिया। बोले क्यों रे, मेरा कैलकुलेटर उठा के ले आई? बोले नहीं नहीं यार मैंने उठाया नहीं है, और ये सौरभ का कैलकुलेटर है, उससे लाई हूँ। बोले सौरभ का नहीं है, वो तो लाता ही नहीं कैलकुलेटर, ये तो मेरा कैलकुलेटर है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। तो कितना गिल्टी फील हुआ श्रेया को, मेरे पे तो गुस्सा कर ही रही है। ठीक, और उसकी जो बेइज्जती हुई, तो ये पूरा कॉम्पेंसेशन वो मुझसे मांगेगी कि नहीं मांगेगी? हाँ, तो कॉम्पेंसेट करना किसकी ड्यूटी है? मेरी। मैं कौन? हमारे बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसका बेलर। सिर्फ इस ट्रांजेक्शन के लिए बेलर, असल में तो मैं ओनर नहीं हूँ, तो मैं बेलर नहीं हूँ, क्योंकि ओरिजिनल ओनर ही बेलर बनता है, लेकिन इस ट्रांजेक्शन में मैं एज ए बेलर आया था, तो उस दृष्टिकोण से बेलर बोल के कॉम्पेंसेट करने की बात कह रहे हैं। ठीक, ये लाइन को आगे पीछे 3 बार सुन लेना, ताकि आपका जो डाउट है कि सर आप तो कह रहे थे कि ओनर ही बेलर हो सकता है, तो फिर तो आप बेलर हो ही नहीं, और बेलर को कॉम्पेंसेट करने की बात कर रहे हैं, तो ये कुतर्क आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक, शार्प माइंड के बच्चे अगर इंटेलेक्चुअली साउंड, ठीक, तो आप इसको आगे पीछे करके 2 बार सुन लेना, क्लियर समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी। वैसे एक बार में आ गया होगा। फिर है, द बेलर मस्ट कॉम्पेंसेट द बेली फॉर द लॉस और डैमेज सफर्ड बाय द बेली which is in excess of the benefit received where he had lent the goods gratuitously and decides to terminate the billment before the expiry of the period of billment। बड़ा आसान है, रूल याद करो सबसे पहले, लाइन कान खोल के सुनो, लाइन ऐसे झटक लो कान और सुनो। अगर अगर बेलर अगर बेलर ग्रेट्यूशियस बिलमेंट करता है, तो वो जब चाहे तब अपने गुड्स वापस मांग सकता है। अगर बेलर ग्रेट्यूशियस बिलमेंट करता है तो वो अपने गुड्स जब चाहे तब वापस मांग सकता है, और उसके लिए उसको कोई कॉम्पेंसेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वैसे भी तो पैसे नहीं ले रहा था। तो ग्रेटिशियस बेलमेंट में बेलर भले ही 3 महीने का बोल के दिया और 2 महीने बाद ही ले ले या 1 महीने बाद ही ले ले, तो भी उसको अधिकारी के बीच में जब चाहे तब बेलमेंट को टर्मिनेट करके बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ बेलमेंट अपने गुड्स वापस मांग सकता है, देना पड़े। ये है जनरल रूल। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, वो ये है कि इस तरह का आपको करने का अधिकार तो है कि टाइम के पहले बेलमेंट खत्म कर दो, लेकिन अगर ऐसा करने में सामने वाले को उस बेलमेंट से, भले ही फ्री में किया था आपने, कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन उसको आपके फ्री में बुक लेने से या कोई भी वस्तु जो फ्री में लिए उससे प्रॉफिट तो कम हुआ या बेनिफिट तो कम हुआ, और लॉस ज्यादा हो गया आपके प्रॉमिस तोड़ने के कारण, क्योंकि आपने 3 महीने के लिए दी थी, 2 महीने में ही वापस ले ली। तो भले ही आप कुछ नहीं ले रहे थे पैसा, लेकिन उसने तो प्रॉमिस पे ली थी ना। हो सकता है कि 3 महीने के लिए लेने का उसके पीछे कोई कारण था, और अगर आपके अर्ली
टर्मिनेशन से या प्री मेच्योर टर्मिनेशन से उसको लॉस ज्यादा हो जाता है, तो फिर बेलर की ड्यूटी है, बेलर की ड्यूटी चल रही है, बेलर की ड्यूटी है कि वो बेली को जो भी लॉस हुआ है उसको कॉम्पेंसेट। पूछो कैसे? उदाहरण के तौर पर मान लो जी नया नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अभी आया है, तो मुझे बुलाया गया है इंदौर चैप्टर से ऑफ ICAI एंड ICSI कि भाई आप आइए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो नया आया है और जो पुराना है उनको कंपेयर करके बताइए और उनके बारे में एक लेक्चर दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। तो मुझे ये कॉल आया है कि सर आप तैयार हो क्या? मैंने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, 2 मिनट में जवाब देता हूँ कॉल बैक करके। बोले सर 7 दिन बाद आना है, सेमिनार है। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया जिसके पास हमेशा हर बुक नई सबसे पहले आती है। बोले यार मैंने कहा तेरे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बुक आ गई है क्या नए नए एक्ट की? क्योंकि वो जो कंपैरिजन वगैरह है और जो पूरा डिटेल में पढ़ना है वो बुक में ही पढ़ने में आएगा। बोले हाँ आ गई है। मैंने कहा मुझे दे देगा क्या सिर्फ 7 दिन के लिए? बोले दे दूंगा। मैंने कहा फ्री में देगा? बोले हाँ फ्री में दे दूंगा तुझे। दोस्त है यार, वैसे भी पैसे नहीं लेगा। तो ये कौन सा बिल मिंट ग्रेटिशियस कितने दिन के लिए किया है? 7 डेज प्रॉमिस। उसके इस प्रॉमिस के बेसिस पे मैंने ICAI और ICSI को हाँ कर दी इंदौर चैप्टर। और उन्होंने कहा कि ठीक है सर, फिर हम पोस्टर छपवा रहे हैं, आपके फ्लेक्स लगा रहे हैं जगह जगह, ऑडिटोरियम भी हम बुक कर रहे हैं और आपको भी हम 15,000 रुपये देंगे, दोनों इंस्टीट्यूट में से 15-15 हज़ार देंगे मुझे। और 3 घंटे का एक लेक्चर लेके आना है मुझे दोनों जगह, 3-3 घंटे का। ठीक। और उन्होंने कहा है सर अब अगर आप मुकर गए तो हमारे तो पैसे लग गए, फिर आप कॉम्पेंसेट करोगे हमको। मैंने कहा ठीक है मैं पक्का आ जाऊंगा लेक्चर लेने। ठीक। अब बेलमेंट क्या है? दोस्त से किताब मुझे मिलना फ्री में, ये बेलमेंट है। और इस बेलमेंट के बेसिस पे कितनी चीजें स्टेक पे। ठीक। तो दोस्त मुझसे पैसे ले रहा है, फ्री में दे रहा है, फ्री में दे रहा है। तो अगर फ्री में मैं कोई चीज किसी से लूं और 4 की जगह 2 पन्ने भी पढूं तो फायदा तो मेरा ही है। तो टेक्निकली फ्री में तो जितना मिल जाए उतना बहुत है। सामने वाला अगर 7 दिन का बोल के 2 दिन में भी तोड़ दे और बोले कि नहीं मेरे को मेरी चीज वापस कर दे, तो भी मेरा कुछ गया थोड़ी। नहीं, मुझे तो फ्री में मिली थी, 4 पन्ने पढ़ता उसकी जगह 2 ही पढ़ पाया, पर 2 भी तो मेरा प्रॉफिट ही है। तो इसलिए ग्रेटिशियस बिलमेंट को कभी भी तोड़ सकते हैं। लेकिन इस वाले केस में अगर तोड़ते हैं तो क्या होगा? इस वाले केस में वो मुझे बुक दे दे और 3 दिन बाद कहे जब तक मैंने अभी आधे ही पढ़ा है उसको और आधे ही काम कर पाया हूँ, बोले यार मेरी बुक वापस कर दे। मैंने कहा यार अभी मेरा काम नहीं और तूने बोला था 7 दिन तक नहीं मांगूंगा। बोले यार बोला था लेकिन वो तो ग्रेटिशियस बिलमेंट है, फ्री में क्या, मैंने तेरे से कौन से पैसे लिए हैं, मेरे को मेरी बुक वापस कर दे। तो अब फोर्सफुली तो नहीं रख सकता मैं बुक, मुझे बुक तो वापस करना पड़ेगी। लेकिन मुझे नुकसान ज्यादा हो गया है। उसकी किताब पढ़ के जो फ्री में बेनिफिट मिला उसके मुकाबले में जितना मुझे लॉस हो रहा है वो ज्यादा बड़ा है। आया? तो इस केस में फिर मैं जितना लॉस हो रहा है क्योंकि उधर मुझे कॉम्पेंसेट करना है और मुझे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग गई 15-15 हज़ार दोनों इंस्टीट्यूट दे रहे थे वो भी नहीं मिल रहा। अब कैंसिल करने पे मुझे उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ा, वो अलग। इज्जत गई, चलो वो तो छोड़ो, उसका तो क्या कैलकुलेशन हो सकता है, लाखों करोड़ों में होती गुडविल तो, पर यहाँ नहीं आएगी वो छोटी सी चीज यहाँ पे। और बताओ इसमें क्या होगा? देखना जरा। बेलर मस्ट कॉम्पेंसेट मतलब मेरा दोस्त बेलर, ही मस्ट कॉम्पेंसेट द बेली यानी मुझे फॉर द लॉस और डैमेज, जो भी लॉस या डैमेज हुआ है किसे, बेली को यानी मुझे, बाय द बेली दैट इज इन एक्सेस, वो जो लॉस है वो बहुत एक्सेस में है। किसके? किताब पढ़ के, फ्री में किताब पढ़ के, दोस्त की किताब फ्री में पढ़ के जो बेनिफिट रिसीव किया है उसके मुकाबले जो लॉस है वो एक्सेस में है यानी ज्यादा है। किस सर्कमस्टेंसेस में? जब ही यानी कि बेलर ने, मेरे दोस्त ने मुझे लेंट यानी उधार दिया था, बेलमेंट पे दिया था गुड्स ग्रेटिशियसली यानी कि फ्री में, लेकिन ही डिसाइड्स टू टर्मिनेट द बिलमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ बिलमेंट। अब ये मैं आपको जब तक जनरल रूल नहीं पढ़ा था ना तब तक ये पॉइंट समझ में नहीं आता। मेहनत पूरी है, सिर्फ अपन ने की है गारंटी। आप ये लेक्चर देखने के बाद पूरा यूट्यूब ढूंढना और यूट्यूब से कंपेयर करने के बाद आपको लगे कि यार ये लॉजिक नहीं मिला, तो फिर बड़े गर्व के साथ इसको वापस देख लेना। ठीक। चलो लास्ट, द बेलर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स व्हेन दे आर रिटर्न बाय द बेली। कि बेलर की ड्यूटी है कि बेली जब लेने आए तो वो गुड्स को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि बेली रिटर्न करेगा तो बेलर की भी तो जिम्मेदारी कि रिटर्न में जो गुड्स आए वो ले ले, है ना? मान लो जी, सिंपल एग्जांपल है, घोड़ा घोड़ी वाले से हमने घोड़ी किराए पे ली, पेमेंट, लाइफ स्टॉक फॉर सम पर्पस, शादी करना है, फेरे करना है, व्हेन द पर्पस इज ओवर गुड्स विल बी रिटर्न बैक। अपने को तो गार्डन तक जाना है, गार्डन के बाद अंदर फेरे में तो घोड़ी की जरूरत ही नहीं है लड़की की जरूरत है उसके लिए। चलो, तो अब मुझे बताइए कि
ये भी बेलमेंट है, ठीक है। और जब हो गया काम तो हम बॉडी लौटाने गए, तो वो लेने से मना कर रहा है, बोले अभी मत आओ, 1 घंटे बाद आना, 4 घंटे बाद आना, अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं बाहर हूँ, दुकान पे ताला लगा है। हमने कहा था सर हम इस तारीख को इतनी बजे आएँगे, हम उस तारीख को उतनी बजे गए और वो वहाँ है नहीं, लेने के लिए रेडी नहीं, बोले देर से आना। तो अब घोड़ी को कहीं सड़क पे छोड़ के तो नहीं आ सकते। हम वापस घर ले आए, उसको बाँधा, उसको खिलाया-पिलाया। खिलाया-पिलाया तो घोड़ी ने गंदगी भी कर दी थोड़ी-सी गैराज में, घर के बाहर जो गैराज का पोर्शन है। तो साफ करने के लिए एक बाई को बुलाया तो उसने ₹500 ले लिए। बोले हर कोई नहीं करेगा ये साफ, मैं करूँगी ₹500 लूँगी। ठीक है भैया। तो वो घोड़ी रिटर्न नहीं ली, किसने? ओनर ने यानी कि बेलर ने। तो उसकी ड्यूटी है कि वो एक्सेप्ट कर ले, बाउंड यानी कि बंधा हुआ है, वो ड्यूटी है कि एक्सेप्ट करे, जब बेली रिटर्न करने आए और अगर नहीं करता है और उसके कारण अगर कोई लॉस या एक्सपेंसेस लग जाते हैं, उन गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए या संभाल के रखने के लिए, सेफली रखने के लिए बेली को, तो बेलर की ड्यूटी है कि वो पैसा रीइंबर्स करे या उसको कॉम्पेंसेट करे। ये किसकी ड्यूटी है बेलमेंट में? बेलर की ड्यूटीज़ हैं ये सारी। आए समझ में? चलो यहाँ तक करते हैं। फिर अब इसका अगला जो पार्ट है, बेलर के राइट और बेली की ड्यूटीज़ और राइट्स और बाकी पूरा फाइनल पोर्शन पूरा हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। फिर प्लेज भी करना है। आप लोगों ने आज सुना, बहुत अच्छा लगा, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात हम करते हैं अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस।